YouTube के इतिहास में सबसे पहले फ्री में ल्यूसेंट सीरीज कवर की, मिलियंस व्यूज, हजारों सिलेक्शंस और ये सीरीज अमर हो गई। सफलता की कहानी दोहराने फिर से आ रहा हूं 26 मई से, इस बार एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। 15 क्लासेस, 1500 क्वेश्चंस और 4000 से ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। 26 मई से रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें, ओनली ऑन एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब स्टैटिक जीके की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दंदनाते हुए तनतनाते हुए आपके सामने आ चुका है। कबीर ने निम्नलिखित में से कौन सी बोली में लिखावट करी है? कबीर ने जो भी रचनाएं लिखी हैं वो कौन सी भाषा में लिखी हैं? अवधी भाषा, भोजपुरी, ब्रज भाषा या इनमें से सभी? तो कबीर ने दरअसल अपनी कुछ रचनाएं अवधी में भी लिखी हैं, कुछ भोजपुरी में भी लिखी हैं और कुछ में ब्रज भाषा का भी यूज किया है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। लेकिन अगर इसी की जगह पर एक और भाषा लिख दे, मान लो उर्दू लिख दे, अब तो आपको कोई एक ही चुनना पड़ेगा, कोई एक ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि आप मॉक टेस्ट में देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है और ऐसे भी पूछा गया है। तो ये तो आपको पता है कि अवधी, भोजपुरी और ब्रज भाषा तीनों में लिखी है, इसलिए ऑल ऑफ अबव हो गया। लेकिन अगर चौथी भाषा लिख दे तब तो केवल एक ही सिलेक्ट करना है ना, तब आप जाओगे अवधी भाषा के साथ। बात आ गई समझ? क्लियर हो गई बात? क्योंकि कबीर ने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी हैं उसमें ज्यादातर अवधी भाषा में लिखी हैं, और अवधी, भोजपुरी और ब्रज भाषा ये तीनों इन्होंने हिंदी भाषा को ट्रांसफॉर्म करके ही लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। पुष्कर मेला जो है ये भारत में कहां पर आयोजित किया जाता है? राज्य नहीं पूछा है आपसे, डिस्ट्रिक्ट पूछा है। पुष्कर मेला जो है यह भारत में कहां पर आयोजित किया जाता है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? हर साल यह मेला आयोजित किया जाता है। अजमेर वाले सभी लोग सही हैं, उदयपुर वाले आंसर सही कर लें। अजमेर में यह मेला आयोजित किया जाता है। क्या आप बता सकते हो यह कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? यह मेला आयोजित किया जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ठीक है। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पुष्कर मेला है इसमें कौन से जानवरों को यहां पर लाके शोकेस किया जाता है? तो यह है ऊंट। ऊंट, कैमल को लाकर यहां पर शोकेस किया जाता है। ठीक है। तो दरअसल ये जो पुष्कर मेला है यहां पर राजस्थान की पृष्ठभूमि ऐसी रही है जहां पर ऊंट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। एक समय वो हुआ करता था जब राजस्थान में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊंटों का ही यूज किया जाता था। इवन इतना ही नहीं, राजस्थान में युद्धों में भी बहुत बड़ा योगदान ऊंटों को रहा है। तो यहां पर जो कैमल है एक टाइम पर लाइफलाइन हुआ करते थे। इवन आज भी बहुत सारी ऐसी लैंड है जहां पर थार रेगिस्तान है राजस्थान का, वहां पर आज भी ऊंट लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। तो एक तरीके से ऊंटों को ट्रिब्यूट है, उनकी इंपॉर्टेंस के लिए पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? ये चार आपको म्यूजियम के नाम दिए हुए हैं। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी या फिर सलार जंग म्यूजियम। इन चारों में से कौन सा म्यूजियम है जिसे भारत का विश्व कला संग्रह भंडार कहा जाता है? यह कौन सा है बताइए। सर आपका नेक्स्ट बैच कब आएगा? बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, पहले बैच खत्म हो जाने दीजिए, पता लग जाएगा। हफ्ते 10 दिन में पता लग जाएगा आपको। सलार जंग वाले भाई सभी लोग सही हैं। ठीक है, सलार जंग म्यूजियम। और ये म्यूजियम कहां पर है तो ध्यान रखना है, ये म्यूजियम है हैदराबाद में। ठीक है, कहां पर? हैदराबाद में। और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है। कौन सा? थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया। कौन सा? सलार जंग म्यूजियम। अब दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है, आंसर करो जरा कमेंट बॉक्स में। भारत का लार्जेस्ट म्यूजियम, सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? करिए आंसर। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम, आया क्या आंसर?
अभी तक तो नहीं आया। अभिषेक कुमार का कहना है सेकंड वन, नेशनल म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम काफी हद तक आप पहुंच गए। इसको एक्चुअली इंडियन म्यूजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन म्यूजियम। तो यह भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। कहां पर है? यह है कोलकाता में, कोलकाता। नेक्स्ट, चलिए बताइए, नौरोज जो कि एक प्रसिद्ध फारसी महोत्सव है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी भारत में? भारत में नौरोज मनाने की शुरुआत कहां से करी गई थी? आप देख रहे हो आज के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब प्योर स्टैटिक जी के, मतलब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है। बताइए, नौरोज त्योहार जो है, जो कि एक फारसी महोत्सव है, इसकी शुरुआत भारत में किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन? कोई है चीता? बलबन वाले सभी लोग सही हैं। चेतना, शशांक, शैलेश, अभिषेक, सभी का आंसर सही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए, जो नौरोज त्योहार है, ठीक है, ये एक तरीके से फारसी न्यू ईयर होता है। क्या होता है? फारसी न्यू ईयर होता है जो कि मनाया जाता है। और बलबन जो है, ये कौन से वंश से बिलोंग करता था? तो ये गुलाम वंश से बिलोंग करता था। किससे? गुलाम, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बलबन का टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड था 1265 से लेकर 1287 तक। इस टाइम पीरियड में इसने दिल्ली के तख्त पर शासन किया है। बलबन को किसने हराया था? या फिर यह भी बोल सकते हो बलबन की सल्तनत को किसने खत्म किया था? तो इसकी सल्तनत को मंगोलों ने खत्म किया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध असमिया त्योहार है? आसाम में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? मकर संक्रांति, युगादि, ओणम या फिर रोंगाली बिहू? इनमें से कौन सा त्योहार है जो कि एक असमिया त्योहार है, आसाम में मनाया जाता है? तो यार बिहू है। ठीक है, बच्चे बच्चे को पता है बिहू मनाया जाता है। और बिहू एक तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जब यहां पर फसल कट जाती है तो उसके बाद बिहू महोत्सव मनाया जाता है। बिहू को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि लोग यहां पर देवी देवताओं को अपनी फसल का भोग लगाते हैं, ओके, और उनके थैंकफुल होते हैं कि ये आपकी कृपा है, ये नेचर की कृपा है जिसकी वजह से हमें अन्न मिल रहा है और हम जीवित हैं। मकर संक्रांति कहां पर मनाया जाता है? यह आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के इन सभी राज्यों में मनाया जाता है। युगादि कहां पर मनाया जाता है? यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है उगादि। और अगर ओणम पूछा जाए तो यह कहां पर मनाया जाता है? यह केरल में मनाया जाता है। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? या फिर आप इसको ऐसे भी बोल दो, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मलयालम है, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु? हिंट आपको ऐसे दे सकता हूं कि हमारा भारत है और लक्षद्वीप कहां पर पड़ता है? बताइए, बताइए जल्दी से। रोहित कुमार, वीजीएम, और कौन है भाई? धृतराज है। आंसर सही आ रहे हैं। यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। ठीक है, यहां पर क्या बोली जाती है? मलयालम। अगर मैं आपसे पूछूं नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी, इंग्लिश। अगर मैं आपसे पूछूं गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोंकणी, यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट आइए। अच्छा बताइए, जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? जेएनके की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। बताइए, देयर आर हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया? हमारे देश में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जरा कौन आंसर कर पाता है। हमारे देश में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? क्विक। अभिषेक का कहना है 7 है शास्त्रीय भाषाएं, जबकि चेतना का कहना है 6 है, शैलेश का कहना है 7 है। चलिए बताइए कौन कौन सी 7 है या 6 है? एक तो आपकी हो गई कन्नड़, एक तो हो गई कन्नड़, दूसरी तमिल हो गई, तीसरी
तेलुगु हो गई, और बताइए चौथी, चौथी आंसर करिए, संस्कृत, और बताइए। 4 बता दिए मैंने, 3 या 2 आप बताओगे, मतलब 7 या 6 जो भी आप बोल रहे हो। तो 7 होंगी तो 3 बताओ, 6 हैं तो 2 और बताओ। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, 4 बता दिए, 2 और बताइए। चेतना का आंसर बिल्कुल सटीक आया है, धृतराज का भी आंसर सही आया है, एकदम बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, तालियां हो जाए जरा इनके लिए, हालांकि इन्हें सुनाई नहीं देगी लेकिन ईमानदारी से बजा दीजिए, मुझे भी नहीं सुनाई देगी लेकिन बजाइए। मलयालम, और नेक्स्ट है आपका उड़ीसी, ठीक है। इसी को आम भाषा में उड़िया भाषा भी बोल देते हैं वहां पर। ये हम लोगों ने बात करी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। क्लियर है? 7 वाले कौन थे भाई? 7वीं बताओ जरा, 7वीं बताओ, बताओ जल्दी बताओ। हिंदी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अभी हाल फिलहाल में ही ये कौन सी भाषा है जिसको भारत सरकार ने रिकॉग्निशन दिया और बोला है कि बहुत जल्दी इसको शास्त्रीय भाषाओं में जोड़ दिया जाएगा? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताइए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बोलिए। नो आइडिया। फारसी, पर्सियन, ठीक है। ईरान से हमारे रिलेशन बेहतर हुए हैं काफ़ी, और ट्रेड एंड कॉमर्स में बढ़ावा मिला है। उसके तौर पर अभी रिसेंट में कुछ महीनों पहले डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के ऑफिशियल विजिट पे थे और तब यह स्टेटमेंट आया था। तो आने वाले समय में फारसी को भी क्लासिकल भाषाओं में भारत की जगह दी जाएगी। नेक्स्ट, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? अभी तक भाषाओं की बात कर रहे थे, अब क्लासिकल डांसेस की बात कर रहे हैं। तो ये 8 हैं, बहुत ही सिंपल हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया कथक, दूसरा कथक कहाँ का है? यूपी। दूसरा भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? तमिलनाडु। तीसरा मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? केरल। केरल का एक और है, कोई बता सकता है? कथकली, कथकली, ये भी कहाँ का है? केरल का है। एक है कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। और बताइए, और बताइए। चेतना फिर से सही आंसर है, मणिपुरी, बिल्कुल सही, मणिपुरी, ये आपका मणिपुर का है। उड़ीसी, उड़ीसा का है। 3 3 6 1 7, और 8वां कौन सा है? सतारिया, सतारिया, आसाम का, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है या मनाई जाती है? रथ यात्रा इज यूज्ड टू बी सेलिब्रेट इन पुरी इन द रिकॉग्निशन ऑफ हुम, किस भगवान को याद करके या उनके सम्मान में? तो भगवान जगन्नाथ के याद में इसे मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है, और ये कहाँ पर? उड़ीसा में हर साल आयोजित करी जाती है। ए.आर. रहमान का मूल नाम क्या है? ए.आर. रहमान ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तमिलनाडु से मूलतः ये बिलोंग करते हैं, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। ए.आर. रहमान का मूल नाम क्या है? मनोज कुमार, दिलीप कुमार, आर रामचंद्रन या फिर टी विश्वनाथन? ये इन्होंने बाद में इस्लाम एक्सेप्ट किया है ना, इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया है ना बाद में, पहले इनका नाम ए.आर. रहमान नहीं था।
शशांक का आंसर सही है, इनका नाम दिलीप कुमार था पहले। ठीक है, नेक्स्ट, पापेती त्योहार इनमें से कौन से धर्म में मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। पापेती त्योहार पारसियों का त्योहार है, जैन धर्म में मनाया जाता है, सिखों में मनाया जाता है, या फिर बौद्ध धर्म के लोग इसे मनाते हैं? तो जो पापेती त्योहार है यह मनाया जाता है पारसियों के द्वारा। ठीक है, और यह क्या होता है पापेती? इसी को नवरोज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नवरोज इसी को बोला जाता है। मतलब यह क्या है? यह पारसियों का न्यू ईयर होता है। क्लियर हो गई बात? आपको पता है कई लोगों को लगता है कि फारसी अलग है जो कि ईरान में रहते हैं, और भारत में जो पारसी रहते हैं वो अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। पारसी पता है कौन लोग हैं भारत में आज की डेट में? ये वो लोग हैं जिनके ऊपर एक टाइम पे पर्सिया में अत्याचार हुआ था। ठीक है, तब इन्होंने शरण ली थी आके भारत में, तब भारत में ये लोग आए, तो ये लोग पारसी कहलाते हैं। बात आई समझ? पारसी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये कहां से आए हुए हैं? ये पर्शिया से आए हुए हैं। पर्शिया मतलब ईरान वाले रीजन से आए हुए हैं। क्लियर हो गई बात? बात आ गई समझ? हाँ, तो बात वही है, आप नौरोज कह लीजिए, ईरानियन कैलेंडर भी नौरोज कहलाता है, और हमारे देश में उसे क्या बोल देते हैं? पापेती बोलते हैं। बट मूलतः जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं, पर्शिया से, फारस से। नेक्स्ट, ये कौन सा शहर है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा पांडवों को पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया था? इसका तो आंसर कोई भी बता सकता है। आज की डेट में उनके नाम पर ही नाम रख दिया गया है, दैट इज कॉल्ड गुरुग्राम। ठीक है, हरियाणा का वो शहर जिसको पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके का और बताइए, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है, ये पुरस्कार जो है, ये कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इसके साथ कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? 15 लाख रुपए की धनराशि इसके साथ दी जाती है। कितनी? 15 लाख रुपए की। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार के साथ भी 15 लाख रुपए की ही धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू इनमें से किससे एसोसिएटेड है? ये कौन सा त्योहार है जिससे एसोसिएटेड है जलीकट्टू? बताइए। वैसे कराया हुआ है, मैंने एक दिन प्रॉपरली आपको बताया था कि जलीकट्टू है क्या और कौन से दिन मनाया जाता है, यह भी आपको बताया था। उसके बाद भी गलत हो रहा है। हरिओम, बिट्टू का आंसर सही है और प्रशांत का भी सही है, बिल्कुल सही। पोंगल, देखिए पोंगल एक त्योहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके, और पोंगल पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल कटने के बाद यह तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह एक सप्ताह तक मनाया जाता है त्योहार, लेकिन इस त्योहार का जो तीसरा दिन होता है, जो थर्ड डे होता है, ठीक है, उस दिन जलीकट्टू मनाया जाता है। जलीकट्टू एक रिवाज है जिसमें कि एक बिगड़ैल सांड या फिर आप बोल सकते हो बुल, इसको छोड़ दिया जाता है और एक व्यक्ति उसकी पूंछ पकड़ता है और बाकी लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक बड़ा सा बाड़ा बनाया जाता है, उसी के बीच में यह बिगड़ैल बुल छोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड जलीकट्टू। ठीक है, और बाकी की भी तो बात कर लें। ओणम कहां पर मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है। और बिहू कहां मनाया जाता है? आसाम में। और हॉर्नबिल कहां मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। यह वहां की नागा कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। मैथिली मुख्य रूप से कौन सा राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? यह कौन सा राज्य है जहां पर मैथिली भाषा बोली जाती है? बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल या मेघालय? मीनाक्षी का कहना है मेरे आंसर शो नहीं होते। क्या पता नहीं शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या तो मैं उधर देख रहा हूं तब शो हो रहे हैं। आपका ये वाला कमेंट तो शो हो गया। अब आपका आंसर सही आया है। मीनाक्षी का आंसर आ चुका है। आप सभी लोग इनको प्रेस कर दें, एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। नाराज होने लगते हैं। ठीक है, बिहार में बोली जाने वाली भाषा है मैथिली, और ध्यान रखिएगा इसी को मिथिला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिथिला। एक्चुअली क्योंकि ये
बिहार के मिथिला रीजन में बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए मैथिली कहलाती है। बिहार की एक कौन सी डिश है जिसको कुछ टाइम पहले ही जीआई टैग दिया गया है? तो ये डिश है सिलाओ खाजा। सिलाओ खाजा। सिलाओ खाजा क्या है? चाय में डुबो के वो खाएं, फैन जो कुरकुरा सा आता है जिसमें जीरा होता है, कहीं कहीं पर जीरा भी उसको बोल देते हैं, कहीं कहीं पर फैन बोलते हैं। चाय में डुबो के खाए होंगे ना, बस उसे चाय में नहीं डुबोना है, उसे चीनी में डुबो देना है, मतलब चाशनी में डुबो देना है। दैट इज कॉल्ड सिलाओ खाजा। ठीक है, मीठा फैन होता है एक तरीके का। तो ये आज से नहीं, ये बड़ी शताब्दियों से बनता चला आ रहा है बिहार वाले रीजन में ये डिश। और इंपॉर्टेंस इसकी इस वजह से इतनी है कि जब बुद्ध बिहार की भूमि से होते हुए जा रहे थे, वहां पर ज्ञान बांटते हुए जा रहे थे, तो बिहार के लोगों ने उन्हें सिलाओ खाजा ही खाने को दिया था बुद्ध को, और बुद्ध को यह डिश बहुत अच्छी लगी थी। तो तब से लेकर आज तक बिहार में कोई भी त्योहार मनाया जाता है जो कि स्पेशली भगवान से जुड़ा हुआ है या फिर उनके रिचुअल से जुड़ा हुआ है, उसमें सिलाओ खाजा बनता ही बनता है। और छठ पूजा जो होती है ना, छठ पूजा, उसमें भी सिलाओ खाजा बनाया जाता है। नेक्स्ट, दमन और दीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहां पर बात हो रही है ऑफिशियल लैंग्वेज की। अभी आपने लक्षद्वीप की बताई थी ना, वहां पर मलयाली चलती है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। यहां पर दमन एंड दीव के बारे में पूछा जा रहा है। दमन एंड दीव कहां पड़ता है? ये ऊपर जाके गुजरात वाला रीजन है ना, यहीं पर दमन एंड दीव पड़ते हैं। कोंकणी, राजस्थान, गुजराती या अंग्रेजी? आंसर क्या बताओगे? आंसर तो मैंने दे ही दिया है ना, गुजरात के पास पढ़ते हैं, बोल तो रहा हूं इतना, मतलब यहां पर गुजराती बोली जाती है। गुजराती इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दमन एंड दीव। नेक्स्ट, आसाम में फसल कटाई के बाद कौन सा फोक डांस परफॉर्म किया जाता है? वही पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल में कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है? एनी आइडिया? बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सही, बिहू। बिहू। कोई कुछ कह रहा है क्या? पोस्ट हार्वेस्ट फॉक डांस है असम का। ओके, एक और बात यहां पर पूछा गया था, पोस्ट हार्वेस्ट फॉक डांस। अब बताइए अंकिया नट कहां पर परफॉर्म किया जाता है? तो यह भी आसाम में ही परफॉर्म किया जाता है, बस अंतर यह है कि यह पोस्ट हार्वेस्ट डांस नहीं है, बिहू पोस्ट हार्वेस्ट डांस है। ठीक है, राउत नाच कहां पर परफॉर्म किया जाता है? राउत। और नामगेन कहां का है? राउत और नामगेन दोनों बताइए। एक मैं बता दूं, एक आप बता दोगे, ऐसा कर लें। नामगेन हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, राउत नाच आप बता दीजिए, बहुत ही सिंपल है। चार्ली के चैपलिन का आंसर बिल्कुल सही है, यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ऑल सोल्स डे इनमें से किसका त्योहार है? कौन से धर्म में मनाया जाने वाला त्योहार है ऑल सोल्स डे? तो दरअसल कैथोलिक्स इसको मनाते हैं ऑल सोल्स डे हर साल। तो ये क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है आपको पता है? इसका नाम ही है ऑल सोल्स डे। यह त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि ईसाई धर्म में जो कैथोलिक्स होते हैं, उनके जो पूर्वज जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं और ईश्वर से यह कामना करते हैं कि उनके पूर्वजों ने जो भी पाप किए थे, जिसकी वजह से अगर वो अभी भी पाप भोग रहे हों वहां पर, या फिर उन्होंने इस धरती में पाप भोगे हैं, उन सबको क्षमा किया जाए और उन्हें मुक्त किया जाए। इस वजह से ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है यह त्योहार? ये हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है सरहुल। तो सरहुल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? सरहुल भारत में कौन से राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो झारखंड के अंदर जो आदिवासी जनजातियां हैं वो हर साल सरहुल मनाती हैं। ठीक है, और झारखंड में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन यहां के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन,
एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जिसको बोलते हैं गंगा सागर मेला। यह कहां पर आयोजित किया जाता है? करिए आंसर। गंगा सागर मेला भारत के कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है हर साल? गंगा सागर मेला। वेस्ट बंगाल वाले सभी सही हैं, वेस्ट बंगाल वाले सही हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरी आदत नहीं है 1 घंटे की क्लास को 2 घंटे खींचने की या 1.5 घंटे खींचने की। मेरी आदत है जल्द से जल्द में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। वही यूट्यूब पे भी रहता है, वही यहाँ पे भी रहता है। तो मैं कमेंट पढ़ने पे बिलीव थोड़ा सा कम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कमेंट पढ़ के पढ़ाया नहीं जा सकता है। इंटरेक्ट होने के लिए बेहतर है बीच बीच में मैं कमेंट ले सकता हूँ, बट ऑल द टाइम नहीं ले सकता। वेस्ट बंगाल, ठीक है। एक और चीज़, गंगा सागर मेला जो है इसकी खास बात यह है कि ये क्यों मनाया जाता है और कहाँ पर मनाया जाता है एक्चुअली। तो जहाँ पर गंगा का डेल्टा ख़त्म होता है ना और वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, वहीं पर जो आइलैंड्स मौजूद हैं उन्हीं आइलैंडों में गंगा सागर मेला हर साल मनाया जाता है। यह दरअसल गंगा की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो गंगा का डेल्टा बना हुआ है ना, इसके आसपास जितना खेती वाला रीजन है, ओके, और जितना भी छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन है, वहां पर गंगा की ही वजह से लोगों की फसल बेहतर हो रही है। इस वजह से एक तरीके से दिस इज द फेस्टिवल टू द रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ गंगा। पश्चिम बंगाल में गवर्नर कौन है? सीवी आनंदा बोस। अगला क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला है, यह कौन से शहर में मनाया जाता है? बताइए। प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला। ओके शिवानी, ठीक है, ट्राई करूंगा बेहतर। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार में ही तरफ भी कहा जाता है। हाँ, ये मेरी तरफ भी कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। फरीदाबाद वाले सभी लोग सही हैं, इसका रिकॉग्निशन मैंने आपको बताया भी था। रामदास, रीता, शिवानी आंसर सही हैं सभी के। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। और सूरज कुंड मेले में किस चीज़ का आयोजन किया जाता है, किस चीज़ का शोकेस किया जाता है? तो दरअसल इस मेले में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का शोकेस किया जाता है हर साल, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट, जो हाथों से बनाई जाती हैं चीज़ें, चाहे वो हाथों से बनाए जाने वाले बर्तन हो, चाहे वो साजो सज्जा के सामान हो, चाहे वो यूजफुल आइटम्स हो डेली बेसिस पर, उनको यहाँ पर शोकेस किया जाता है। आज की डेट में सूरज कुंड मेले में दुनिया भर के हर साल बिजनेस टाइकून्स आते हैं, दुनिया भर के एमएसएमईज भी आते हैं हिस्सा लेने के लिए। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने कुछ टाइम पहले तानसेन सम्मान की शुरुआत करी थी? एक्चुअली कुछ टाइम नहीं, बहुत टाइम पहले करी थी। तो आपको बताना है ये कौन सा राज्य है जहां पर तानसेन सम्मान दिया जाता है। हिंट सीधा सा है, अगर आपको पता है कि तानसेन का जन्म कहां पर हुआ था तो बस वही राज्य सरकार करेगी, और क्या। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? बताइए आंसर। हरिओम का काफी देर के बाद बहुत सही आंसर आया है, वरना अभी तक बार बार इनके आंसर गलत हो रहे थे। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत सन 1980 में करी थी, और तब से लेकर हर साल तानसेन सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है यह पुरस्कार? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियंस को दिया जाता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियंस को, जिन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। एक और बात, इस सम्मान समारोह का आयोजन हर साल कहां पर किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका आयोजन किया जाता है हर साल, ठीक है, क्योंकि यहीं से तानसेन जन्मे थे। एक और बात बताइए, तानसेन सम्मान के साथ कितना प्राइज मनी दिया जाता है? कितनी धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है इसके साथ? इसके साथ 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, लेकिन 2023 में अभी पिछले साल ही शिवराज सिंह चौहान यहाँ के जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने इसको बढ़ा दिया है, और बढ़ा के अब 5 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है। तो आज की डेट में आपको ये धनराशि ध्यान रखनी है, ये वाली 5 लाख। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं। मिलान करना है भाई, मिलान करना है।
चलिए करते हैं मिलान, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ तो भाई सबसे पहले वो घूमर घूमर तो सबको याद रहता है ना, अलाउद्दीन वाली मूवी आई थी पद्मावत। हाँ तो घूमर से ही ले लो, इजी बना रहा हूँ ना मैं इसलिए। घूमर, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है, मिला दिया भाई। गणगौर कहाँ का है? ये भी राजस्थान का ही है, गणगौर भी राजस्थान का है, तो इसको भी राजस्थान पे मिला दो। गणेश चतुर्थी इतनी मूवीज में देखते रहते हो, मटकी फोड़ी, आला, ये वो कई सारे गाने बन चुके हैं, तो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। दुर्गा पूजा कहाँ आयोजित करी जाती है? पश्चिम बंगाल में आयोजित करी जाती है। और रामलीला तो हम सभी को पता है उत्तर प्रदेश की ही फेमस है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में तो अभी आप देखोगे ना, नवरात्रों से ही रामलीला चालू हो जाएगी, और कब तक रहेगी? दिवाली तक चलती रहेगी, 3 महीने तक चलती है रामलीला। डन है? कोई समस्या तो नहीं है? ओके। नेक्स्ट, चंडीगढ़ के वास्तुकार जिनका नाम है ली कार्बूजियर, क्या नाम है? ली कार्बूजियर। तो ये कौन से देश से बिलोंग करते थे? दरअसल जो पूरा चंडीगढ़ है इसका निर्माण ली कार्बूजियर के ही द्वारा किया गया है। आज की डेट में आप अगर चंडीगढ़ जाओगे ना कभी, तो आई एम वेरी श्योर अगर आप पहली बार गए हो या दूसरी बार भी गए हो, तो आप देखोगे कि जैसे एक चौराहा है ना, एक चौक है, वहां पर चौक ही बोला जाता है इसे, तो आप आगे जाओगे ना तो दूसरी चौक भी आपको बिल्कुल सेम वैसी ही दिखाई देगी। मतलब आप ये समझ लो कि जैसी बिल्डिंग्स यहां पर हैं इस चौक पे, वैसी ही सेम बिल्डिंग वहां पे है। लगभग आप भूल ही जाओगे कि आप कौन से चौक में थे, अगर आप बहुत बारीकी से नहीं पहचानोगे तो। इतना ब्यूटीफुल शहर ये बनाया था ली कार्बूजियर ने। तो कहां से बिलोंग करते थे? कुमार बिट्टू का आंसर सही है, चेतना का भी सही है। और ये कौन है? राखो हरि घोष, इनका भी आंसर सही है। जो लोग फ्रांस वाले हैं भाई, उन्हीं का आंसर सही है। ये एक फ्रेंच आर्किटेक्ट हुआ करते थे। एंड जवाहरलाल नेहरू की ये ड्रीम सिटी कही जाती है। जवाहरलाल नेहरू जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद, करीब 54-55 के आसपास, जवाहरलाल नेहरू के दिल में आया कि क्यों ना एक ड्रीम सिटी बनाया जाए भारत में, जो कि बहुत ही खूबसूरत हो, बेहद खूबसूरत हो, पूरा फुल ऑफ ग्रीनरी हो। तब उन्होंने फैसला लिया कि वो एक नए शहर की स्थापना करेंगे, चंडीगढ़ की। इसके लिए उन्होंने स्पेशली ली कार्बूजियर को फ्रांस से बुलाया था, और तब जाकर ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया था चंडीगढ़ को 1966 में कंप्लीटली। नेक्स्ट, कला के किस क्षेत्र में जामिनी राय जो हैं इन्होंने अपना नाम बनाया है? या आप ये भी बोल सकते हो जामिनी रॉय जो हैं ये आर्ट के कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? मूर्ति कला से, या संगीत के क्षेत्र में है, चित्रकारी के क्षेत्र में है, या फिर नाटक के क्षेत्र में है? जामिनी रॉय ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। और इनको इनकी चित्रकारी के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। पद्म भूषण। बताइए, चार्ली के चैपलिन का आंसर बिल्कुल सही है। पेंटिंग वाले सही हैं, राइट। रामदास, शिवानी, नहीं शिवानी आप म्यूजिक बोल रहे हो ना, ये पेंटिंग से रिलेटेड है डियर, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखो, पेंटिंग, चित्रकारी करते हैं। और ये है इनकी रियल पिक्चर जामिनी रॉय की। और इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही अलग शैली की हुआ करती थी, लाइक जिनमें कि फ्रेम्स का यूज किया जाता है। एक होता है जो फ्री स्टाइल बनाई जाती है पेंटिंग, एक होते हैं जिनमें फ्रेम्स का यूज किया जाता है। फ्रेम्स का यूज करने से इस तरीके के कट्स आते हैं, बारीकियां आती हैं, जो आप देख रहे हो ना, कोने आते हैं। नेक्स्ट, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम जो है ये कहां पर स्थित है? अक्षरधाम में स्वामी नारायण टेम्पल जो है ये कहां पर स्थित है? अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग आंसर क्या लगा देते हैं? दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन सही आंसर दिल्ली नहीं है। दिल्ली में क्या है? अक्षरधाम मंदिर है, ठीक है, स्वामी नारायण नहीं है। स्वामी नारायण मंदिर दरअसल है गुजरात के द्वारका में, ठीक है। तो मेन स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम गुजरात के द्वारका में है। दिल्ली वाला तो नया बना है, अभी करीब कब बना था? 2005-06 में बनाया जाकर। और ये जो स्वामी नारायण मंदिर है ये 19वीं शताब्दी में बन गया था, ठीक है। बात आ गई समझ? हाँ, तो ये द्वारका वाला ओरिजिनल है जो आपसे पूछा जा रहा है, आप कभी ये मत लगाइएगा। अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग करी गई हैं, वहां के चित्र इनमें से किसको दर्शाते हैं? मतलब वहां पे जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वहां की गुफाओं में, दीवारों में,
वो किसको दर्शाती हैं? रामायण की कहानियों को, महाभारत की कहानियों को, जातक की कहानियों को, या फिर पंचतंत्र की कहानियों को? बताइए। अजंता केव्स जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। तो ये किसकी कहानियों को दर्शाती हैं? मनदीप और मीनाक्षी दोनों का कहना है पंचतंत्र, बिट्टू का भी कहना है पंचतंत्र, लेकिन सिमरन का कहना है महाभारत को दर्शाती हैं। जबकि आप सब में केवल दुर्गेश और अनुभव ने अब सही आंसर दिया है, इनके लिए तालियां हो जाए। यह जातक की कहानियों को दर्शाती हैं। और जातक क्या है? आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, बौद्धिज्म, जैनिज्म, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर बताया गया है कि बुद्ध से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं, जो दृश्य हैं, वो बताए गए हैं जातक में। तो जातक एक तरीके से क्या बताती है? बुद्धा की पूरी लाइफ को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं में पेंटिंग बुद्ध से जुड़ी हुई कहानी और किस्सों को दर्शाते हैं। ओके, नेक्स्ट। भारतीय विरासत के लघु चित्र कहां पर विकसित हुए हैं? हमारे भारत में जो लघु चित्र, जो छोटी छोटी चित्रकारियों की जो प्रथाएं हैं, ये कहां से ओरिजिनेट हुई हैं? कहां पर ये सबसे पहले बनाई जाती थी? तो देखिए, कुछ तो बनाई गई हैं मेवाड़ में भी, कुछ बूंदी में भी बनाई गई हैं, और कुछ किशनगढ़ में भी बनाई गई हैं। ये तीनों आपके राजस्थान में ही पड़ते हैं। लेकिन जब इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो प्रमुख रूप से इसमें किशनगढ़ को ही मान्यता दी गई है। तो आप कभी भी ऐसे में कंफ्यूज नहीं होगे, किशनगढ़ ही आप आंसर सही लगाओगे। ये मैंने इसलिए बताया है कि कल को आप कहीं पर किसी और किताब में पढ़ लेते हो तो हो सकता है वहां पर आपको बूंदी और मेवाड़ मिल जाए, क्योंकि कई किताबों में बूंदी और मेवाड़ भी लिखा है, जो कि सही है। लेकिन मुख्य रूप से जब आपको आंसर लगाना होगा तो आप एक ही आंसर दे सकते हो। तो आपको किशनगढ़ के साथ जाना है। प्रमुख रूप से यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं लघु चित्र। यह कौन सा राज्य है जहां पर लोक चित्र मधुबनी लोकप्रिय है? आम भाषा में बोले तो मधुबनी पेंटिंग जो है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? देखो, मधुबनी पेंटिंग जो है ना, इनकी एक बहुत ही खास बात है इनका महीनपन, इनकी बारीकी। इन पेंटिंग्स में बारीकी बहुत होती है। इस पेंटिंग में आप देख रहे हो कि एक औरत है जो कि खल्लर कुटना चला रही है, लेकिन जितना इस औरत की पेंटिंग में और इस पॉट में काम नहीं किया गया है, उससे कहीं ज्यादा काम इसके बैकग्राउंड में किया गया है, और बहुत ही महीन काम किया गया है। ठीक है, तो ये खूबसूरती है मधुबनी पेंटिंग्स की। यहां पर भी आप देखोगे जितना काम इन औरतों की चित्रकारी में नहीं किया गया है, उससे कहीं ज्यादा काम इस पेड़ की बनावट में किया गया है, जो कि पूरा बैकग्राउंड संभाल रहा है इसमें। ठीक है, तो दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिहार। ठीक है, और बिहार में भी कहां से? वही मिथिला वाले रीजन से। ठीक है, जो मिथिला रीजन है वहीं पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। इवन आज भी बनाई जाती है। दिल्ली में हर साल जो हुनर हाट मेला लगता है, अभी जनवरी फरवरी में लगेगा, ये इंडिया गेट के बाहर लगता है। तो बिहार से बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स आते हैं मधुबनी पेंटिंग्स लेकर यहाँ पर, और बहुत महंगी बिकती हैं ये यहाँ पर। भारत माता नाम की जो प्रसिद्ध चित्रकला है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? और वैसे तो आज की डेट में भारत माता के बहुत सारे चित्र आ गए हैं, वॉलपेपर पोस्टर आ गए हैं, जिसमें भारत माता के पीछे तिरंगा झंडा लगा देते हैं, भारत माता हाथ में तिरंगा पकड़े हुए हैं। वो ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है। भारत माता की ओरिजिनल पेंटिंग ये है जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये इन्होंने कब बनाई थी? ये इन्होंने सन 1905 में बनाई थी, जब स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था हमारे देश में। क्लियर है? नेक्स्ट। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने करी है? उसके अग्रणी कौन है? मतलब किसने उसकी स्थापना करी है? तो इसकी स्थापना भी अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही करी है। और कब करी थी? करीब 1905 से लेकर 10 के बीच में इसकी स्थापना इन्होंने करी थी, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की। क्योंकि ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, तो इस वजह से इन्होंने इसकी स्थापना करी। और उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जो कि आर्ट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे, उनको यहाँ पर रिकॉग्निशन मिला है इस बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में। आज की बात यहीं तक रहेगी। कल फिर से सेम टाइम पे मुलाकात होगी मेरी और आपकी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।